दोस्तों, अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। चलो, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा वसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री विज्ञान विकास में। तारीख है आज की 23 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार और कुछ ऐसी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जो रोजगार से संबंधित नहीं है, लेकिन आपकी दैनिक दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। तो यहाँ पर एक आदेश आया है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि बुधवार को शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास मेरे एक रिलेटिव की तबीयत गोरखपुर में काफ़ी ख़राब हुई और वो पूरे के पूरे गोरखपुर में भटकते रहे। कहीं पर भी उनको बेड खाली नहीं मिल रहा था। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब है। और उसके बावजूद जब मुश्किल से एक जगह बेड मिला तो अब उन्हें जो एक इंजेक्शन आता है रेमडेसिविर, उसकी आवश्यकता है और वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। तो अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की भर्ती को लेकर हो रही दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज मरीजों को उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर सीधे भर्ती कर सकेंगे। हालांकि निजी और सरकारी के लिए व्यवस्था अलग अलग होगी। अस्पतालों को दिन में 2 बार खाली बेड की संख्या डिस्प्ले करनी होगी। यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। पता ही नहीं चलता कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने नहीं। शासन ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। अभी तक संक्रमितों को भर्ती करने के लिए सीएमओ का एक रेफरल लेटर होता था, उसके बगैर भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया है कि कई जिलों में जो एक्टिव पेशेंट हैं उनकी संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से अस्पताल आवंटन की सुविधा प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए 30 जून तक कमांड सेंटर से आवंटन के बिना भी निजी अस्पताल मरीजों को भर्ती कर सकेंगे। तो निजी अस्पताल 90% बेड पर मरीजों की भर्ती खुद करेंगे। 10% जो बेड होगा वो आरक्षित रखने होंगे। इस पर कमांड सेंटर से जब मान लेते कोई मरीज रेफर करवा के आएगा तो उसको भी एडमिट करना होगा। निजी अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करने के बाद प्रदेश सरकार के पोर्टल पर तत्काल इसकी सूचना भी देनी होगी, ताकि पता चलता रहे कि कितने एक्टिव पेशेंट हैं और किस प्रकार से जो है इलाज हो रहा है और कहाँ पर किसकी आवश्यकता है, इसका आकलन सरकार कर सके। निजी अस्पतालों में जाने वाले मरीज अपनी व्यवस्था से अस्पताल जा सकेंगे। अगर कोई मरीज इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से एम्बुलेंस मांगेगा तो उसे निजी अस्पताल के भर्ती करने के पत्र के आधार पर एम्बुलेंस दिलाई जाएगी। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी आरक्षित किया जाएगा। तो ये एक वाकई अच्छी पहल है, क्योंकि अभी तक तो स्थिति ये बनी हुई है कि ना तो पेशेंट को पता ही नहीं होता कि कहाँ पर कितने जो हैं बेड खाली हैं और वो इस अस्पताल से उस अस्पताल तक दौड़ता रहता है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक और बहुत ही कष्टकारी सिद्ध हो रही है। कोविड में फंसी एलटी की अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया, तो जैसा कि आप जानते हैं, संशोधित सॉफ्ट कॉपी न भेजे जाने के कारण ऑनलाइन काउंसलिंग में फिलहाल संकट है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय में चयनित तकरीबन 2500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनितों के विवरण से संबंधित संशोधित सॉफ्ट कॉपी अब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। अभ्यर्थियों ने आयोग से संपर्क किया तो वहां बताया गया कि जिस कर्मचारी को संशोधित सॉफ्ट कॉपी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसे कोरोना हो गया है और यही वजह है कि सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग में 787 और महिला वर्ग में 797, हिंदी पुरुष वर्ग में 418 और महिला वर्ग में 540 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें फरवरी की शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई थी। अब उसमें कुछ त्रुटि थी और उसके बाद जब संशोधित जो कॉपी थी वो मांगी गई तो ये हुआ कि इस समय जो कर्मचारी था जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो कोविड पॉजिटिव है। इसकी वजह से अब थोड़ा सा समय और भी इसमें लग सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस संगठन और दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसको भी स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से सीपीओ एसआई 2019 के दूसरे चरण की परीक्षा 8 मई को प्रस्तावित थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आयोग ने दूसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से कहा गया है कि नई परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। साथ ही अभ्यर्थियों से लगातार वेबसाइट देखते रहने को कहा गया है। एसएससी ने कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर
CHSL 2020 की Tier 1 परीक्षा बीच में ही रोक दी थी और अब मुश्किल है कि मई में कोई भी परीक्षा हो पाएगी। अब तो आपको जो है स्थिति सामान्य होने तक इंतज़ार करना होगा और अगर मई में परीक्षाएं नहीं होती तो मुझे लगता है कि मध्य जून तक की परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो स्थिति वाकई बहुत ही अधिक ख़राब है और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक संभव हो लोगों से कम मिलें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए, साथ ही साथ अपने रिश्तेदार और समाज के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो दूर रहें, सबसे बेटर यही आपका इलाज रहेगा। और ईश्वर न करे कि आप में से कोई भी मतलब इस तरीके से ऐसी स्थिति का सामना करे, इस अस्पताल से उस अस्पताल तक मतलब दौड़ना और उसके बाद फिर जो अलग अलग स्थितियाँ होती हैं वो कहीं नहीं जा सकती हैं। बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे जो रिलेटिव हैं उनको रेमडेसिविर का इंजेक्शन कल से वो लोग टहल रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अधिक समस्या जो है वो कठिन है। आप बहुत अधिक बच कर रहें और बहुत ज़रूरी हो तभी शिक्षकों को बुलाएं स्कूल। तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने शासन से कहा है कि बेसिक शिक्षकों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूल में न बुलाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी बुलाएं। आयोग ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को इसे सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में शिक्षकों को बुलाए जाने का आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य OP दीक्षित ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों को बुलाना कोरोना विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करना है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से 7 दिन में कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने सुल्तानपुर में चुनाव ड्यूटी पर कोरोना संक्रमित शिक्षक की मौत के मामले में भी अपर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। और अब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से योग्यता आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। CBSE ने प्रश्नों में किया है बदलाव। लघु और दीर्घ प्रश्नों की संख्या 30% हो गई है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों की संरचना में बदलाव किया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में योग्यता आधारित यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। 9वीं और 10वीं में ये प्रश्न होंगे लगभग 30%, 11वीं 12वीं में ये प्रश्न होंगे 20%। सभी कक्षाओं के प्रश्न पत्र में लघु और दीर्घ प्रश्नों की संख्या को हटाया गया है। CBSE के अनुसार योग्यता आधारित शिक्षा को देखते हुए वर्ष 2021-22 से प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है। प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में योग्यता आधारित प्रश्न और ऐसे प्रश्न जो वास्तविक जीवन और अपरिहार्य परिस्थितियों में अवधारणाओं को समझाते हों प्रश्न पत्र का हिस्सा होंगे। मतलब पेपर मिला जुला के थोड़ा सा आसान मिलेगा और जो लोग अपने आसपास की घटनाओं पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो अभ्यर्थी, वो अच्छे से मतलब अच्छा अंक भी ले आ पाएंगे। 2020-21 में 9वीं और 10वीं में बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 20% थी, जबकि अब अलग से 20% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। आपको ये बता दें कि प्रदेश में 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस अब नहीं बनेंगे। ठीक है, तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 1 मई तक ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि DL नहीं बनाए जा सकेंगे और इस संबंध में परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र भेजकर आदेश दिया है कि जिन लोगों ने लर्निंग और अस्थाई DL और संबंधित कार्यों के लिए 23 अप्रैल से 1 मई तक का टाइम स्लॉट लिया है, उन्हें 15 मई के बाद नए सिरे से टाइम स्लॉट दिया जाएगा। साथ ही आवेदकों से कहा गया कि वह 15 मई के बाद नए सिरे से DL के आवेदन को रीशेड्यूल करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रदेश में 1 मई तक जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं आज रात 8 बजे से 2 दिनों का कर्फ्यू रहेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। आवागमन और अन्य गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी। तो आवश्यक सेवाओं, पंचायत चुनाव से संबंधित ड्यूटी, स्वास्थ्य और सफाई सेवा, इस पर पाबंदी नहीं रहेगी। सैनिटाइजेशन, सफाई, फॉगिंग का विशेष अभियान चलेगा। सब्जी, दूध, LPG, डीजल, पेट्रोल, दवा आदि की आपूर्ति होगी। औद्योगिक इकाइयाँ चलेंगी। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होंगी। प्रवेश पत्र ही पास होंगी। तो अगर ज़रूरी है तो प्रवेश पत्र दिखाकर जो परीक्षाएं हो रही हैं वो हो पाएंगी। 2 दिन कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत जिले में शनिवार और रविवार को पूर्णतया पाबंदी रहेगी। यह पाबंदी शुक्रवार रात 8 बजे कर्फ्यू लगने के साथ ही लागू हो जाएगी और ये सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगी। इस तरह से 59 घंटे की बंदी के दौरान आवागमन पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। बाजार बंद रहेंगे। अन्य गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी
और इस दौरान आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति को इस पाबंदी से बाहर रखा गया है। शहर में 22 अन्य स्थान भी सील किए गए हैं। मतलब बात यहाँ पर प्रयागराज की हो रही है। तो कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद शहर के 22 और इलाके सील कर दिए गए हैं। इसमें सिविल लाइंस, नया कटरा, डी पार्क, ममफोड़गंज, प्रयाग घाट, चक, निरातुल, कीटगंज आदि जो मोहल्ले हैं वो शामिल हैं। और फिलहाल फतेहपुर और कौशाम्बी में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रयागराज के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। किन्हीं कारणों से ड्यूटी कर पाने में असमर्थ कर्मचारियों को दिन में 10 से 12 बजे के बीच बीएसए ऑफिस में आवेदन मांगे गए हैं। सभी आवेदनों पर उसी दिन निस्तारण किया जाएगा। जब तक नया आदेश जारी न हो जाए तब तक ड्यूटी संबंधी पुराना आदेश जो रहेगा वो प्रभावी रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको बता दें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो करंट अफेयर हैं उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ और साथ ही साथ अलग अलग महीनों की पीडीएफ भी चैनल पर उपलब्ध है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और हम मिलेंगे शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।